हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 करा था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको ध्यान से एंड तक आप लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारे एक इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 115 एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसी कंपाउंड्स को हम लोग उसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी 3 ग्रुप में क्लासीफाई किए। किसमें एसिड में, बेस में एंड सॉल्ट्स में। तो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट तो करेंगे एसिड बेस से। फिर अगर हम लोग को पता करना है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे एक टर्म आता है एसिड बेस इंडिकेटर या जस्ट इंडिकेटर आपको बोलते हैं उसके। तो उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड और बेसिस के बारे में। क्या कहता है, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर। क्या करता है, वो कलर्स को चेंज करता है व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। जब भी हम लोग किसी भी एसिड और बेस में अगर लिटमस को, एक इंडिकेटर को डालते हैं, तो वो क्या करता है, अपना कलर चेंज करके वो बतलाता है कि वो कोई भी जो सॉल्यूशन है आपका या कोई भी चीज़ वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वी आर टेस्टिंग बाय चेंज इट्स कलर। अगर कलर चेंज होता है तो यहाँ से इस इंडिकेटर बताता है कि वो आपका एसिड है या बेस है। ठीक है, तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हमारा यहाँ पे है। पहला है आपका लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फेनोफ्थलीन। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है वो लेबोरेटरी में जो यूज होता है वो है हमारा क्या, लिटमस है। तो लिटमस है क्या, लिटमस 2 तरीके का होता है। लिटमस सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है। एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। तो उसके बारे में जानते हैं। लिटमस लिख लेते हैं यहाँ पे पहला। तो लिटमस के अगर बारे में जानते हैं तो ये 2 तरीके का होता है, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। 2 तरीके का लिटमस पेपर हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो इसका केस है पहला, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, जब भी कोई भी एसिड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। और उसी तरह अ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इट मीन्स अगर हम लोग लिटमस पेपर को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू से किस में हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस में अगर डालते हैं तो वो रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये लिटमस पेपर था। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो मान लो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लिटमस पेपर को डाल रहे हैं, तो वो कलर उसका चेंज हो जा रहा है ब्लू से रेड। तो हम लोग कह सकेंगे कि वो कौन सा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ऑरेंज जूस है, तो ऑरेंज जूस क्या होगा, ऑरेंज जूस ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑरेंज जूस जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिड कंटेन करता है। उसी तरह अगर बेस की बात करें तो बेस के केस में क्या होगा, आपका रेड लिटमस पेपर आपके ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक नेचर कहलाएगा, या उसको अल्कली भी बोलते हैं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग जानते हैं NaOH, अगर उस सॉल्यूशन में देखा जाए तो वो किस तरीके का है, बेसिक नेचर का है। तो उसमें क्या होगा, अगर रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, इन अदर वर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस भी बोल सकते हैं, अल्कली भी को भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से ये कह सकते हैं आप कि जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है, जो
वाटर में सॉल्यूबल बेस होता है वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एन अल्कली। क्या? अल्कली। ठीक है, जो वाटर में सॉल्यूबल बेस होता है, यानी हर अल्कली तो बेस है, लेकिन हर बेस अल्कली नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है, लेकिन सारा बेस क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। तो यहां से क्या पता चला? वाटर सॉल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली, मतलब सारा अल्कली बेस हो सकता है बट सारा बेस अल्कली नहीं हो सकता है, मतलब होता ही नहीं। क्योंकि देखिए, अल्कली क्या है? आपका वाटर सॉल्यूबल है, बट बेस क्या है? बेस को अगर बेस को एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो एक तरह से क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हर अल्कली आपका बेस है बट सारा बेस अल्कली नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए लिटमस पेपर का यूज कैसे कैसे है, कि अगर ब्लू से रेड में हो रहा है तो वो एसिड बतलाएगा, और रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेस बतलाएगा। ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में जाना था। तो लिटमस पेपर क्या है? एक लिटमस जो है एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका न्यूट्रल कलर तो आपका पर्पल होता है, बट इट इज मेड इनटू अ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस फॉर द sake of to change the color, to detect the changing of color, कि वो एसिड है या बेस है, आपको पता करने के लिए उसको हम लोग ब्लू लिटमस या रेड लिटमस बनाते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। बट मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन इंडिकेटर की बात करें तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये दोनों किस तरीके का इंडिकेटर है? ये आपका सिंथेटिक है, यहाँ लिख देते हैं सिंथेटिक। ठीक है, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज की बात करें या फेनोल्फथलीन की बात करें। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या होता है? वो हमें रेड कलर देता है एसिड सॉल्यूशन में, और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, उसी तरह फेनोल्फथलीन क्या है? वो कलरलेस होता है एसिड सॉल्यूशन के दौरान, और हमें पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो अनदर एक एसिड बेस इंडिकेटर है, तो इसको कह रहे हैं, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर ही बोलते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो लिटमस क्या है? एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन हमारा क्या है? वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आइए यहाँ पे अब एसिड के बारे में जानते हैं। एसिड होता क्या है? एसिड क्या होता है? जिसका टेस्ट जो होता है सॉर होता है, खट्टा होता है। फिर एसिड को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि एसिड ब्लू से लिटमस से रेड में चेंज होता है? फिर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेमन है, लेमन का टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, उसमें इस तरीके का एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और भी बहुत सारे एसिड जो हमारे प्लांट के मटेरियल से एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे लेमन्स हो गया, ऑरेंज हो गया। लैक्टिक एसिड आपका सॉर मिल्क में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड होता है, वो ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हुआ, टोमेटोज में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड हुआ, जिसको हम लोग मेथानोइक एसिड बोलते हैं, वो चींटी में पाया जाता है, जो काटता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड जो भी है, ये सब जितने सारे, वो आपका एक तरीके का वीक एसिड है। क्योंकि वीक एसिड इसलिए है क्योंकि इसको खाने से या पीने से, इस सब्सटेंस को तो हम लोग को कोई हार्म नहीं होता है। ये बहुत वीक एसिड है, इसलिए हम लोग को कोई हार्म नहीं होता है। और जो एसिड को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो भी हम लोग के अर्थ से के मिनरल्स के द्वारा, उसको मिनरल्स एसिड बोलते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो जो मिनरल एसिड को हम लोग अर्थ से निकाल के मिनरल्स को कन्वर्ट कर एसिड बना रहे हैं, वो मिनरल एसिड होते हैं।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो बहुत ही डेंजरस होता है, वो आपके हाथों और कपड़ों को भी जला सकता है। तो यह उसको हैंडल करना बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। तो लेबोरेटरी में मेनली जो एसिड्स होते हैं ना, उसको वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग डाइल्यूट बना देते हैं। इट मीन्स डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एसिड से ज़्यादा हो, तो वो एसिड क्या कहलाता है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा हो। तो डाइल्यूट एसिड क्या हो जाता है? लेस हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड भी है। ऐसा मिनरल एसिड जो भी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो आपको ये पता होना चाहिए। और वीक एसिड में आपका आ जाता है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो भी बताएं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ये सब क्या है? एक तरीके का वीक एसिड है जो हम लोग को उतना हार्म नहीं करता है। तो ऑर्गेनिक एसिड भी क्या है? तो यहाँ उस बात को लिख देते हैं कि ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। सारे मिनरल्स एसिड जो अर्थ से निकल के मिनरल्स को बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं? ये सब क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये सब क्या है? एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब नाम है। और उसी तरह ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बताए थे हम। फॉर्मिक एसिड, इथानोइक एसिड, ये सब जो आपको हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए क्या होता है सब तरीके के एसिड्स के बारे में। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में। क्या? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। तो क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में कि द कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं? द कंसंट्रेटेड एसिड इज वन which contain ठीक है द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ ऐसा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट क्या रहे? कम रहे। जिसमें वाटर का अमाउंट कम रहे, एसिड का अमाउंट ज़्यादा रहे, वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। और द डाइल्यूट एसिड किसको लिखेंगे? द डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर वाटर। अभी आपको बताए थे हम, मच मोर वाटर इन इट। ठीक है, मतलब जिस केस में हमारा वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो वो हमारा कंसंट्रेटेड होगा। जिसमें पानी कम, एसिड ज़्यादा, वो कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें पानी ज़्यादा, एसिड कम, वो हमारा होता है डाइल्यूट एसिड होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। कि कोई भी डाइल्यूट एसिड को ऑब्टेन कब करते हैं? जब बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा डाइल्यूट एसिड बनेगा। तो वही जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग लिखते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग concentrated acid
ठीक है, क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर जो होता है ना हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक का मतलब आपको पता है, जो हीट बहुत सारा प्रोड्यूस करे, हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आपको पता है, जो हीट प्रोड्यूस करे, क्या करे, हीट। और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब करे। तो जो भी कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जब भी हम लोग कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड सो ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब हम लोग क्या करना है, हम लोग को बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर, हम लोग को जब भी डाइल्यूशन प्रोसेस में करना है तो क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है उसको हम लोग वाटर में डालेंगे, ना कि एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। हम लोग को एसिड को पानी में मिलाना है डाइल्यूट करने के लिए, ना कि हम लोग को पानी में क्या करना है, एसिड को पानी में मिलाना, ना कि पानी को एसिड में मिला देना है। इस क्यों ऐसा करते हैं कि जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में अगर मिलाते हैं तो क्या होगा, जो हीट इवॉल्व होगा वो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। तो वो क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी हीट है वो वाटर क्या कर लेता है, एक तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप क्या करेंगे कि वाटर को अगर एसिड में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, कि एसिड है उसमें पानी भर रहे हैं, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व होगा एक ही समय पे, एक तरीका का एक्सप्लोजिव होगा, जिसके कारण आपका क्लॉथ्स, फेस आपका उस एसिड के कारण बर्न हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग को एसिड को जब डाइल्यूट करना है, इट मीन्स उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को बढ़ाना है, तो हम लोग उसमें एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे, पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाएंगे, ग्रेजुअली उसको हिलाते हुए, जिससे क्या होगा, हमारा जो हीट इवॉल्व होगा वो वाटर एक तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा, जो हार्मफुल हमारे लिए नहीं होगा। तो समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे जानते हैं कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो इसको अगर इक्वेशन को लिखे तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन आएगा कि कोई भी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको ये याद रखना है आप लोग को। जैसे मान लो कि जिंक क्या है, ये मेटल है, इसको क्या लेते हैं, एसिड के साथ लेते हैं, H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो डाइल्यूट है। डाइल्यूट क्यों, डाइल्यूट पहले ही बताया, डाइल्यूट होना जरूरी है क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। डाइल्यूट में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग H2SO4 डाइल्यूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट ले रहे हैं। ये आपका मेटल है, तो हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस आपका यहाँ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रहा है, और ये एक्वा सोल्यूशन में रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, ZnSO4 बनाया आप, ये क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हुआ, ये लिबरेट किया ना। तो जब भी हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। एक तरह से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि जिंक आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना दे रहा है। जिंक क्या कर रहा है, H2 को डिस्प्लेस करके ZnSO4 और H2 को बाहर कर ले रहा है। तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, आप उसका वीडियो में लिंक में जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो को, कि ZnH2 को इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जो भी मोस्ट ऑफ द एसिड जो है अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। कैसे, कि अगर मान लो कि जिंक को ही, मेटल को अगर डालते हैं उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक तरीके का बबल्स जनरेट होता है। जो बबल्स जनरेट होता है तो वो गैस को हम लोग एक टब में लेते हैं, तो जो बबल्स बाहर निकल रहा है
जो उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है, तो उसके पास अगर आप कैंडल लेके जाओगे ना, तो वो जो बबल्स होगा पॉपअप साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा? पॉपअप साउंड। और पॉपअप साउंड काइंड ऑफ ए मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, मतलब छोटा सा जो धमाका टाइप होता है ना, वो साउंड करेगा। और वो बस हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसको जलाने पे कि एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वहीं से हम लोग पता कर लेते हैं कि जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके का हाइड्रोजन गैस हमारा लिबरेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो पता करने का यही तरीका था कि उसको जब ले गए तो एक तरह का पॉपअप साउंड क्रिएट हुआ। तो वहाँ से पता चलता है कि अच्छा, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इसी से हम लोग यहाँ से सीख भी सकते हैं कि जैसे कि नोट में कि कोई भी फूड स्टफ हो, लेमन जूस हो, ऑरेंज जूस हो, कर्ड हो, इसको मेटल्स में हम लोग को नहीं रखना चाहिए। जैसे कॉपर वेजल या ब्रास वेजल जैसे मेटल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्ड क्या है, कर्ड कंटेन, कोई भी फूड एसिड स्टफ होता है वो एसिड कंटेन करता है। और एसिड जब भी मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक तरह से पॉइजनस मेटल हो जाएगा, वो बहुत ही पॉइजनस होगा, हार्मफुल है, पॉइजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है और आपको हेल्थ में खराबी भी आ सकता है। इसलिए कभी भी मेटल में कोई भी एसिड जिसमें प्रेजेंट हो उस चीज़ को उसमें नहीं रखना चाहिए, जो बहुत ही हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। तो आइए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। पहला हम लोग जाने थे कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ बोल रहा है कि एसिड को जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या इवॉल्व करेगा, CO2 गैस होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे कि मेटल को मेटल कार्बोनेट को जब भी हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारा साल्ट प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और वाटर रिलीज होगा। उसी तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, उसको भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा, सॉल्ट। यानी मेटल कार्बोनेट को एसिड या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आइए अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल लेते हैं Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl 2NaCl, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो देखिए ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यानी ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपका सॉलिड स्टेट में था, ये आपका एक्वस में है, ठीक है। डाइल्यूट लेंगे तो यहाँ हमारा NaCl बना। NaCl क्या होता है, हमारा साल्ट बना ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस बना, और H2 वाटर हमारा लिक्विड बना। तो यहाँ से रिएक्शन आप देख रहे हैं कि NO2CO3 क्या बन रहा है। यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन रिप्लेस करके NaCl बनाया, एक तरीके का सॉल्ट बनाया। उसी तरह अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें कि NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहाँ कार्बोनेट था, यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएं एक्वस में, ठीक है, तो ये भी क्या बना हमारा, NaCl एक्वस बना, ठीक है। ये भी क्या बना हमारा, NaCl एक्वस ही बना, प्लस CO2 गैस बना, अब प्लस H2O लिक्विड यानी वाटर बना। ये सॉलिड है। देखिए आप पहला एग्जाम्पल यहाँ से, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपका, जो आपका पता चल रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी चेक कर रहे हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ से आप जानें कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर और भी चीज़ जाने कि मान लो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करें
तो हमारा क्या बनेगा। तो आइए एक और चीज़ यहाँ से सीखते हैं कि मान लो कि किसी भी कैल्शियम लाइम वाटर मतलब कोई भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो मान लो जैसे कि अगर कैल्शियम CaOH का होल 2 है, ठीक है, ये एक्वस है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या लाइम वाटर। इसको लर्न करें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको लाइम वाटर बोल रहे हैं, उसको क्या बोले कि CO2 गैस के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, एक तरीके का कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O लिक्विड वाटर बन रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में, और यही वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके का इसका कलर मिल्की होता है। जब भी लाइम वाटर को जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देगा। प्रेसिपिटेट का मतलब बता चुके हैं, जो ऐसा सॉलिड जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, वो जाके नीचे बैठ जाता है, वही कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे। और उसी कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मान लो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पास करवाएं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सॉलिड था उसमें अगर CO2 गैस को पास करवाएं और प्लस H2O में लिक्विड वाटर में, तो हमारा बन जाएगा क्या, CaHCO3 बन जाएगा एक्वस। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर था ना। इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों था, हम वही बताएं, क्योंकि ये वाइट प्रेसिपिटेट था, ऊपर में ये वाइट प्रेसिपिटेट है, डेट्स वाई ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो जैसे ही इसको एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में मिक्स किए, तो ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो गया, आपका सॉल्युबल इन वाटर हो गया। क्या हो गया, सॉल्युबल इन वाटर हो गया। तो यहाँ से ये समझें। तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे कुछ और टर्म्स जाने, तो मान लो कि कोई पर्सन है जिसको एसिडिटी हुआ है, तो अगर ओवर ईटिंग से अगर एसिडिटी होता है तो क्या करता है, कोई भी उसको सजेस्ट करता है, तुम लोग क्या एंटासिड लेते हो कोई भी, कि जिससे हमारा पेट पाचन डाइजेशन अच्छा हो। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिड है वो बेस जाके वहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर और जानते हैं, एक और नोट पॉइंट है कि मान लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे तो क्लोरिक एसिड ले रहे थे, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और मेटल कार्बोनेट लेंगे तो हमारा मेटल सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल क्लोराइड बन रहा था क्योंकि HCl ले रहे थे, वहाँ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, सल्फेट आ रहा है, H2SO4 है, तो उसमें हमारा क्या बनेगा, मेटल सल्फेट्स बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो भी हमारा लाइम स्टोन है, मार्बल है, चौक है, बस डिफरेंट फॉर्म्स है लेकिन केमिकल कंपाउंड सेम है, उसमें सारे में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। चौक हो, मार्बल हो, लाइम स्टोन हो, यहाँ तक कि जो आपका अंडा होता है, एग सेल्स होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही बना होता है। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट मान लो कि उसको HCl के साथ रिएक्ट कर दे तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। अगर वो अंडा है, मान लो उसके ऊपर का जो सेल है उसको अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें तो वही हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो समझ गए यहाँ से क्या होता है। तो और भी अदर पॉइंट है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का कंबशन सपोर्ट नहीं करता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं, कैन एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग, मतलब बर्निंग सब्सटेंस में, बर्निंग कोई भी कैंडल जैसे हो गया उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। बुझाने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बुझाने में यूज करते हैं ना आपको। तो आइए यहाँ पे नया टर्म जानने की, आपको हम बताए थे कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यही इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ ट्रीट करता है तो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है या उसको एसिडिटी को हटाता है। जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। तो याद रखेंगे क्या होता है कि जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल आपका एसिडिटी है, एसिडिटी ज़्यादा होता है तो आप एक तरीके का बेस लेते हो, कोई भी एंटी एसिड लेते हैं जो अंदर जाके क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपका हम लोग लेते हैं तो जल मान लो कि NaOH है आपका, क्या है NaOH। NaOH आप जानते हो एक्वस सोल्यूशन, ये एक तरीके का क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है कि नहीं, प्लस HCl लेते हैं, ये भी आपका क्या है एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं। ये आपका क्या है एक तरीके का एसिड है कि नहीं, ये बेस एसिड है तो हमारा क्या बनेगा सॉल्ट, यानी सॉल्ट में क्या बनेगा NaCl, ये भी क्या होगा आपका एक्वस होगा, ये कहलाता है सॉल्ट, ये एसिड और प्लस वाटर, यहाँ पे क्या होगा H2O लिक्विड वाटर आपका रिलीज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब बेसिक एग्जाम्पल है कि आप NaOH क्या है बेस है, HCl क्या है एसिड है, दोनों रिएक्टर में तो हमारा NaCl प्लस H2O वाटर बना कि नहीं बना, Na क्या किया डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से हाइड्रोजन को, तो NaCl बन गया, तो नलिफाई कर दिया। तो ये ना ही एसिडिक है ये सॉल्यूशन, ना ही बेसिक है, ये क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एकदम न्यूट्रल है। समझ में आया यहाँ पे ये। तो यहाँ से आइए एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कभी भी मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कभी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये भी एक तरीके का देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है एग्जांपल लेते हैं CuO, क्या है ये CuO है, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको ब्लैक कलर का होता है, कैसा ब्लैक कलर का, ठीक है। उसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, मान लीजिए कि HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। तो बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2HCl हो जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का क्या है सॉल्ट है कि नहीं, क्लोराइड भी सॉल्ट है, और ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये आपका एसिड है। तो आप देख रहे हैं कि एसिड किसके साथ मिलके, बेस के साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन है। ये भी एक काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें अब क्या हो रहा है मेटल ऑक्साइड है वो एक नेचर बता रहा है कि मेटल ऑक्साइड शो द, यहाँ पे लिख देते हैं इट शोज बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा ना वो किस नेचर का होगा बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये एसिड है, तो एसिड किसके साथ मिला होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बना होगा, ऑब्वियस सी बात है बेस के साथ। तो यहाँ जो मेटल ऑक्साइड है वो किस तरीके का नेचर का होगा बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ से ये समझें आप, तो मेटल ऑक्साइड की तरह मेटल हाइड्रोक्साइड भी जो होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है। वो भी मेटल हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो भी क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो जैसे उसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल एंटी एसिड था ना जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं इंडाइजेशन के लिए, कि जब हमारे पेट में टू मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, तो क्या होता है वो एक तरीके का बेसिक नेचर का होता है। तो वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब जाके मिलता है तो MgOH का होल ट्वाइस बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। वही हमारा पेट के अंदर का जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करके न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। जाने यहाँ अब एक और है जो बेसिक सा सबको पता है कि एसिड क्या होता है, कोरोजिव इन नेचर होता है, मतलब उससे हम लोग को स्किन पे अटैक करने पे, क्लोथ्स वुड मेटल कोई भी है किसी भी चीज़ को जला सकता है इजीली, बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है ना। तो 3 कॉमन मिनरल एसिड आपको बता चुके हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही कोरोजिव नेचर में होता है क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। कंसनट्रेटेड मतलब बताएं आपको कि जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो, वाटर का अमाउंट
कम हो, इसलिए हम लोग लेबोरेटरी में इसका यूज बहुत ही केयरफुली करते हैं। तो एसिड को कभी भी हम लोग को मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करेगा ना, मेटल कंटेनर को एकदम कोरोड कर देगा, खा जाएगा, उसको खराब कर देगा। इसलिए जब भी एसिड को स्टोर करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, मेड ऑफ ग्लास या सेरामिक होता है, क्योंकि इससे एसिड से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे समझ गए आप। तो जिस तरीके से जो हमारा मान लो कि एसिड होता है, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड जिस तरह होता है, उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हमारा बहुत ही कोरोजिव होता है, वो भी आपके स्किन को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी एसिड हो या बेस, दोनों क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड मिनरल है, तो दोनों क्या कर सकता है, हमारे स्किन को हार्म पहुंचा सकता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आइए एक नया बात जानते हैं, क्या होता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में कॉमन बात क्या होता है। देखिए सारा एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एसिड में, सच दैट मान लो कि जब भी हम लोग एसिड को वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे ना, तो एक तरीके का पॉजिटिवली चार्ज्ड H+ आयन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और वो सॉल्यूशन में इंटर कर जाता है। तो उसी को यहाँ डिफाइन किया है कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। जैसे ही आप एसिड को वाटर में मिलाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड के पास जो H+ आयन कंटेन होता है वो डिसोसिएट होके सॉल्यूशन में मिल जाता है, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, जिसको बोलते हैं H+ आयन। तो अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो कैसे, कि मान लो कि ये आपका HCl है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जैसे ही इसको आप वाटर में डाल रहे तो डिसोसिएट होकर कैसे बन जाएगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। ये आपका दोनों एक्वस में है, क्या है, दोनों एक्वस में है। तो ये आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, ये क्लोराइड आयन हो गया। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका टूट के हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में हो गया। फिर अगर यही यहाँ पे देखें तो इसी हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के कारण जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड, इसी H+ आयन के कारण हम लोग इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से नोट डाउन एक चीज बात करेंगे कि हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट। जो हाइड्रोजन आयन है वहाँ पे H+ आयन की तरह मौजूद नहीं रहता सॉल्यूशन में। वो क्या करता है कि जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कैसे कि H+ आयन इस सॉल्यूशन में रिलीज हुआ, यही H+ आयन, यही H+ हाइड्रोजन आयन क्या होगा कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ये जो वाटर होता है सॉल्यूशन में, क्योंकि वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या बन जाता है, H3O+ आयन, क्या इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो जो भी H+ हमारा रिलीज हो रहा है, इसी से हमारा एसिडिक कैरेक्टर पता चल रहा है कि वो एसिड से सॉल्यूशन, और यही H+ क्या हो रहा है हमारा वाटर के वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करता है, वो क्या कर रहा है सॉल्यूशन में H+ जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके हमारा हाइड्रोनियम आयन बना दे रहा है। तो इसी को हम लोग ऑलवेज रिटर्न एज, या H+ आप लिखे या हाइड्रोनियम आयन लिखे, जस्ट आर सेम है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H+ को H++ H2O दोनों का केस सेम है। ठीक है, तो हम लोग H+ आयन इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंस राइटिंग है, इजिली लिख सकते हैं H+ आयन। तो कॉमन यही होता है हमारे एसिड्स में कि वो क्या होते हैं कि सारे H+ आयन रिलीज करते हैं। जैसे कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक प्रॉपर्टी को पता करने के लिए क्या होता है, हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद है वो हमारा एक तरीके का एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि मान लो कि HCl था, HCl का भी एग्जाम्पल ले चुके हैं कि H++ Cl- है कि नहीं। उसी तरह मान लो दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, H2SO4 है, ये भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी H+ आयन रिलीज करेगा और सल्फेट आयन बाहर निकालेगा, SO4 2-, ये क्या बैलेंस कर लो, 2H+ हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे और ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड है, ये भी एक्वा सोल्यूशन में, तो ये भी H+ और क्या करेगा, नाइट्रेट आयन माइनस बाहर निकाल देगा। तो देख लो सारे में कॉमन क्या है, H+, 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 यानी यहाँ पता चल रहा है कि जहाँ पे आपका H+ आयन
रिलीज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है आपको सॉल्यूशन में, उससे आपका एसिडिक कैरेक्टर पता चलेगा। और जो हाइड्रोजन आयन कंटेन नहीं कर रहा है वो आपको एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आप सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज का ले लो, अल्कोहल का ले लो, ये सब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा क्योंकि ये इसके अंदर का जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सेपरेट नहीं होता है। जब भी हम लोग वाटर में मिलाएंगे ग्लूकोज को या अल्कोहल को तो क्या होगा, आपका H+ आयन डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो H+ समझ लो इन अदर वर्ड्स कि H+ आयन कंटेन ही नहीं करता है, इसलिए एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो यहाँ से समझ में आया कि ऑल एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट सारे हाइड्रोजन कंटेन करने वाले एसिड नहीं होते हैं। बात क्लियर है? यहाँ से ये चीज़ हम लिख देते हैं कि ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, सारा एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन कंटेन करता है, बट ऑल हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। ठीक है, समझ गए यहाँ से कि सारा एसिड जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है, बट हर हाइड्रोजन कंटेन करने वाला एसिड नहीं हो सकता। जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल एग्जांपल दे दिए, वाटर में डिजॉल्व करो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, इट मीन्स वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। अब एक चीज़ और यहाँ से पता करेंगे कि हम लोग का ये जो पहले बता चुके हैं, एसिड जो भी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे, देखो अब यहाँ पता चल गया कि अब सॉल्यूशन में अगर एसिड पानी में अगर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आयंस रिलीज होगा, और आयंस रिलीज होगा तो क्या होगा, एक तरीके का यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो जरूर फ्लो होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि चार्जेस के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आप इसका भी लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो क्या होता है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, देखो यहाँ पे HCl क्या है, HCl को पानी में डालेंगे तो H+ और Cl- टूटेगा, तो आयंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। सो मान लो कि बल्ब कनेक्ट कर दे, पानी में डाल के उसमें एसिड डाल दे, अब बल्ब को रख दे, तो वो क्या होगा, उसके कारण बल्ब जल जाएगा। बट इन अदर हैंड ग्लूकोज या अल्कोहल को अगर डालो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ आयन है, आयन है ही नहीं, आयंस डिसोसिएट नहीं हो रहा है, वहाँ पे H+ आयन रिलीज नहीं होना है, किसी तरीके का चार्ज नहीं है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह एक और बात है कि डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में भी आपका कोई किसी तरीके का आयोनिक कंपाउंड नहीं होता है जब भी वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, समझ गए यहाँ से। एक बात आप यहाँ और पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर a substance will not form हाइड्रोजन आयन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं H+ आयंस, and hence it will not show acidic behavior। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पानी का एब्सेंस हो, एब्सेंस ऑफ वाटर में कोई भी सब्सटेंस, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो एक तरीके जो भी सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है आयन, तो पानी के बिना प्रेजेंस में आप एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, उसको पानी चाहिए। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर में वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर जैसे ड्राई HCl ले लेते हैं हम लोग, वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस नहीं कंटेन करता है, दैट्स वाई वो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। तो HCl गैस जो होता है वो अपना कलर भी चेंज नहीं करेगा ब्लू लिटमस पेपर से, बिकॉज उसके पास कोई हाइड्रोजन आयन ही नहीं है। जब तक हाइड्रोजन आयन होगा नहीं वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा नहीं, और H+ आयन होगा नहीं, और इन एब्सेंस ऑफ वाटर में भी वो क्या होगा कि अपना एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो HCl को क्योंकि ऐसे जब भी पानी में डालते हो तो H++ Cl- में टूटता है ना,
तो वो चीज़ हमको वहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो दो तरीके का एसिड भी आप लोग जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसको बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे हम लोग डिफाइन हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कि लास्ट पॉइंट है एक तरीके से एसिड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रहे। क्या? हाइड्रोजन आयंस। लार्ज अमाउंट ऑफ अगर हाइड्रोजन आयंस है किसी भी पानी में डालने के बाद, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज, लिख देते हैं अच्छे से, व्हेन डिजॉल्व इन व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज कर रहा है इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको पता है एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन देते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड किसको बोलेंगे भाई? वीक एसिड बोलेंगे जो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयंस। तो वो क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करेंगे। जैसे ही अगर पानी में डालते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइज होंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे, उसको हम लोग वीक एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल, हम लोग जब भी पानी में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? H+ आयन बहुत ही कम रिलीज होगा, तो वो वीक एसिड होगा। एग्जाम्पल में आपको पता है एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या है? एसिटिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके। तो यहाँ से आपका एसिड क्या हो गया? कंप्लीट। आपको समझ आया? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।